Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss Ghai Essential Pediatrics chapter 2, which is growth. I have already uploaded two videos of growth. Okay, अभी तक अगर आपने मेरे ग्रोथ के दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरे चैनल से दोनों लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैटरनल फैक्टर्स। मैटरनल फैक्टर्स मतलब क्या होता है? मार्त कारक, हिंदी में इसे बोलते हैं मार्त कारक, मैटरनल फैक्टर्स। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैटरनल फैक्टर्स में वो चीज़ें आती हैं जो प्रेगनेंसी के वक्त जो माँ के अंदर वो सब चीज़ें होती हैं, वो है मैटरनल। The mother's own fetal and childhood growth and her nutrients intake and body composition at the time of conception and during pregnancies plays an important role in determining fetal size. fetal size किन किन चीज़ों पे आधारित होता है? देखें, सबसे पहले जो मदर होती है वो खुद ओन करती है किसको? फीटल को, और उसके बचपन को, फिर उसके ग्रोथ को और न्यूट्रिएंट्स को जो वो खाता है पीता है, बॉडी कंपोजिशन को, और एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कॉन्सेप्शन क्या होता है? कॉन्सेप्शन को हम बोलेंगे कि बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी मार्क्ड बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय अ स्पर्म, यानी शुरुआती दौर प्रेगनेंसी का जिसमें फर्टिलाइजेशन होती है एग और स्पर्म के मिलने से। ठीक है, तो वो हो गया कॉन्सेप्शन। तो जो सबसे अहम रोल होता है फीटल साइज़ का वो किस पे निर्भरित होता है? तो फीटल पे होता है, और चाइल्डहुड ग्रोथ पे जो कि मदर कराती है, और फिर न्यूट्रिएंट्स इनटेक जो वो चीज़ें खाता है पीता है उस पे, और बॉडी कंपोजिशन पे। ठीक है, टीन एज और एडवांस्ड एज, रिसेंट प्रेगनेंसी, हाई पैरिटी एंड एनीमिया नेगेटिवली इन्फ्लुएंसेस फीटल साइज एंड हेल्थ। फीटल जो साइज़ होता है और उसका हेल्थ होता है उसको बढ़ाने में नेगेटिव इम्पैक्ट क्या डालता है? कौन डालता है? तो हाई पैरिटी और एनीमिया। ठीक है, एडवांस्ड एज पे होता है, टीन एज जिसको बोलते हैं उस एज पे। ठीक है, मैटरनल इनटेक ऑफ टोबैको, स्मोक्ड और च्यूड एंड ड्रग और एल्कोहल एब्यूज़ ऑल्सो रिलेटेड फीटल ग्रोथ। ठीक है, अगर मैटरनल यानी जो मदर है वो गुटखा खैनी ये सब कुछ खाती है तो उसकी भी आदतें फीटल के ग्रोथ पे अफेक्ट करेगी। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक्स कॉम्प्लिकेशंस सच एज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, प्री स्काम्पसिया एंड मल्टीपल प्रेगनेंसीज प्रोड्यूस फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। फीटल ग्रोथ को जो रेस्ट्रिक्ट करती है, पाबंदी लगाती है, वो ये कि प्रेगनेंसी के वक्त ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस होती है किसी किसी को, जिसमें आता है हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन हो जाए किसी को, या फिर प्री स्काम्पसिस हो जाए, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी प्रोड्यूस हो जाए, उससे होती है किसको? ग्रोथ को रेस्ट्रिक्शन हो जाती है। प्री एग्जिस्टिंग क्रोनिक सिस्टमिक डिजीजेस, यानी प्री एग्जिस्टिंग पहले से ही एग्जिस्ट करने वाली कोई क्रोनिक सिस्टमिक डिजीजेस हैं, जैसे कि क्रोनिक रीनल फेल्योर, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर एंड एक्वायर्ड इन्फेक्शन जैसे रूबेला, सिफेलिस, हेपेटाइटिस बी, HIV, CMV, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में इन्फ्लुएंस फीटल ग्रोथ। इससे इन डिजीजेस से भी फीटल का जो ग्रोथ है वो और घट जाता है, और बच्चे जो होते हैं वो अचानक, मतलब इन सब डिजीज़ की वजह से बच्चों की ग्रोथ भी कम होती है, और होंगे भी तो मे बी ये भी हो सकता है कि वो पैरालाइज्ड हों, या फिर अफेक्ट हो उनके ब्रेन पे, हार्ट पे, एनीथिंग, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ये तो हो गया मैटरनल फैक्टर्स। ठीक है, देखिए मैटरनल फैक्टर्स हो गया। अब हमारा है पोस्ट नेटल पीरियड्स। पोस्ट नेटल पीरियड्स, द ग्रोथ इज पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड वो होता है जिसमें डिलीवरी के बाद जो केयर्स होती हैं चाइल्ड की और मदर की, उसे हम पोस्ट नेटल पीरियड में इंक्लूड करते हैं। तो जो पोस्ट नेटल पीरियड होता है उसका मतलब द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग पोस्ट नेटल लाइफ इज डिटरमाइंड बाय जेनेटिक पोटेंशियल एज वेल एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। तो इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड की ग्रोथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है? इंटरनली, यानी जब वो प्री नेटल पीरियड में था तब जो जेनेटिक्स थी, उसके अंदर जीन्स थे, वो प्रॉपर वर्क कर रहे थे कि नहीं, उनके अंदर जो डिविजन्स थे वो ठीक थे कि नहीं, कि क्रोमोसोम्स की जो अवेलेबिलिटी थी वो सही थी कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो है ना ये अफेक्ट करती है चाइल्ड के ग्रोथ को, फिजिकली भी और मेंटली भी, यानी एक्सटर्नल और इंटरनली दोनों तरफ से। फर्स्ट अब हमारा है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स, तो जेनेटिक फैक्टर्स क्या होता है? बोथ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड म्यूटेशंस इन स्पेसिफिक जीन्स कैन अफेक्ट ग्रोथ। ग्रोथ को सबसे ज़्यादा क्या अफेक्ट करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 11th-12th में भी हम सब ने पढ़ा है कि जो ग्रोथ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जिसमें म्यूटेशंस भी आते हैं। ठीक है,
और उसके बाद है हमारा क्रोमोसोमल डिफेक्ट लाइक टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम से तो आप सब वाकिफ़ होंगे, लेकिन किसी को याद नहीं होगा। तो टर्नर्स सिंड्रोम है क्या? जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि जो फीमेल बॉर्न होती है वो सिंगल एक्स क्रोमोसोम्स के साथ, मतलब वन एक्स क्रोमोसोम के साथ ही बॉर्न होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना कि इसके वजह से, सिंगल क्रोमोसोम होने की वजह से, या तो वो इनफर्टाइल होगी, ठीक है, या फिर डिले प्यूबर्टी होगी उनके अंदर, या फिर सर्टेन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होगी, या फिर हार्ट डिफेक्ट होगा। ये सब किस में आएगा? टर्नर्स सिंड्रोम में, ठीक है। अब है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है ना, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि एबनॉर्मल सेल डिवीज़न की वजह से होता है। यानी इसमें जो है ना एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आ जाता है फ्रॉम, वो भी किस क्रोमोसोम में? क्रोमोसोम 21 में। और इसकी वजह से क्या होता है? डिस्टिंक्ट फेशियल अपीयरेंस हो जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हो जाती है, फिर डेवलपमेंटल डिलेज हो जाती है। यानी जो डेवलपमेंटिंग स्किल्स होती है वो डिले होती है, यानी लेट हो जाती है, ठीक है। और इसमें बहुत एक दो डिजीज़ेज़ और भी होते हैं, जैसे कि थायराइड या फिर हार्ट डिजीज़ेज़। तो ये सब क्या है? तो इस पैराग्राफ में ये बताया कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट जो होता है लाइक टर्नर्स सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम मैनिफेस्ट एज ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया। म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन्स में रिजल्ट इन इनहेरिटेंट रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, दैट इज प्रेडर विलाई सिंड्रोम एंड नूनान सिंड्रोम, ठीक है। म्यूटेशन जो होता है सिंगल जीन का, वो ये बताता है कि जो इनहेरिटेड रिटार्डेशन है ग्रोथ का, वो किस वजह से है, जैसे कि प्रेडर विलाई सिंड्रोम एंड नूनान सिंड्रोम। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं शॉर्ट वीडियोस बना के आपको सेंड कर दूंगी, या फिर डीपली पढ़ा के भी सेंड कर सकती हूँ। वाइल मोस्ट डिसऑर्डर लीड्स टू शॉर्ट स्टेचर, सम जेनेटिक डिफेक्ट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन टॉल स्टेचर, दैट इज क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम एंड सोटोस सिंड्रोम। ये सब जो डिजीजेस हैं ये क्या है? सारी क्रोमोसोमल जेनेटिकली डिसऑर्डर है जो क्रोमोसोम्स की वजह से हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है इंट्रा ऑटरिंग ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, IUGR, ठीक है। इंट्रा ऑटरिंग ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन रिजल्टिंग इन लो बर्थ वेट, ठीक है। ये जो ग्रोथ होती है इसका मतलब, इसमें क्या होता है? लो जो बर्थ वेट होती है, जैसे कि आपने बहुत से बच्चों का सुना होगा कि बर्थ के वक्त उनकी वेट काफ़ी कम थी तो उन्हें NICU में रखा गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर पोस्ट नेटल माल न्यूट्रिशन एंड पुअर ग्रोथ, ठीक है। और ये क्यों होता है? तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क रहता है कि मतलब पोस्ट नेटल माल न्यूट्रिशन की वजह से ये होता है, ठीक है। और पुअर ग्रोथ भी रहती है उसकी, इस वजह से भी होता है। LBW इंक्रीजेज द odds of underweight, stunning and wasting in the first 5 year of life by 3 to 5 times, ठीक है। जो LBW है, LBW क्या है? ऊपर जैसा कि बताया था, लो बर्थ वेट LBW, ठीक है। यानी लो बर्थ इंक्रीजेज द ऑड्स ऑफ अंडर वेट, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग इन द फर्स्ट 5 year ऑफ लाइफ बाय 3 to 5 times। 3 से 5 गुना ज़्यादा जो वक्त होता है वो लो बर्थ वेट की वजह से उनका कम हो जाता है, ठीक है। अब एट 6 month ऑफ एज अप्रोक्सीमेटली 1/3 ईच ऑफ अंडर वेट 28%, स्टंटिंग 28% एंड वास्टिंग 22% आर एट्रीब्यूटेबल टू लो बर्थ वेट। At ages between 1 and 5 year, low birth weight accounts for 16 to 21% of wasting, 8 to 16% of stunting and 16 to 19% of underweight, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि इस पैराग्राफ में इंट्रा ऑर्डरिंग ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताया गया है। अब ये स्टंटिंग, वास्टिंग और एट्रीब्यूटेबल क्या है, चलिए तो अब मैं अच्छे से समझा देती हूँ आपको। अब देखिए मैं पहले समझा देती हूँ अंडर वेट क्या होता है। अंडर वेट वो होता है जैसे कि 50% जो एक, जैसे 1 year के बच्चे की वेट कितनी होती है 6 kg, तो उसके 50% यानी 1.5 2.5 ऐसे वेट होगा तो वो अंडर वेट में आते हैं, ठीक है। और स्टंटिंग जो होता है वो फिजिकली और मेंटली डैमेज्ड जो होते हैं चिल्ड्रंस, उनको बोलते हैं स्टंटिंग चिल्ड्रंस। तो स्टंटिंग चिल्ड्रंस का जो आंकड़ा है वो है 28%। और वास्टिंग मतलब होता है कि इनके अंदर, इन बच्चों के अंदर ये होती है ना कि हाइट के अकॉर्डिंग इनका वेट बहुत कम होता है। और सबसे बड़ी बात कि ये वेट कम तो होता है और उसके बावजूद मेडिसिन देने पर भी इनका वेट बढ़ता नहीं है, यानी मतलब
ग्रोथ बहुत स्लो होती है इनकी। फेलियर ऑफ गेन वेट को भी हम लोग बोलते हैं वास्टिंग। तो इनकी जो ये है परसेंटेज वो है 22%। आर एट्रीब्यूटेड टू लो बर्थ वेट एट एजेस बिटवीन 1 to 5 years। ठीक है, और ये जो ग्रोथ रेट था ये है 1 से 5 साल तक के बच्चों का। लो बर्थ रेट अकाउंट्स फॉर 16 to 21% ऑफ वास्टिंग। 16 से 21% जो लो बर्थ रेट है वो है वास्टिंग की वजह से, यानी लॉस और फेलियर टू गेन वेट। ठीक है, और 8 से 16% जो है वो स्टंटिंग चिल्ड्रंस हैं जो कि इरिवर्सिबल फिजिकल और मेंटल डैमेज से ग्रसित हैं। ठीक है, 16 से 19% अंडर वेट हैं, यानी हाइट के कंपैरिजन और एज के कंपैरिजन उनकी जो वेट है वो 5th% उनकी वेट रहती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1/3 एंड 1/5 ऑफ इन्फेंट हैव वेस्टिंग एंड स्टंटिंग रेस्पेक्टिवली इवन एट बर्थ। और ये जो है ना 1/3 रेशियो है 1/5 ऑफ इन्फेंट की, यानी 1/5 ऑफ इन्फेंट लाइव हैं तो उसमें से 1/3 की जो रेशियो है वो ये है कि उसमें 28% तक बच्चे स्टंटिंग रहेंगे, फिर वास्टिंग 22% और अंडर वेट 28% के अप्रॉक्स रहते हैं। ठीक है, जैसे कि फिगर 2.1 यानी ये जो फिगर है इसमें बताया गया है, इस फिगर में ये बताया गया है प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्टंटिंग अंडर वेट एंड वास्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 5th ईयर रिप्रोड्यूस्ड विथ परमिशन फ्रॉम पॉलेट लैंसेट। ठीक है, अब देखें इसमें जो पर्पल वाली लाइन है वो है स्टंटिंग, यानी ये जो लाइन है ये है स्टंटिंग की। ठीक है, तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि स्टंटिंग की जो ये है ना प्रोग्रेस वो काफ़ी बढ़ रही है, परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, जैसे कि पहले स्टंटिंग में 28% थे। ठीक है, फिर कितना हो गया 16 से 19% हो गया। और वास्टिंग जो है, वास्टिंग ये ब्लू कलर की लाइन है, ये वाली लाइन जो है ये है वास्टिंग। ठीक है, और ये जो बीच वाली लाइन है ये है अंडर वेट। तो ग्राफ वाइज आप समझ गए होंगे स्टंटिंग, अंडर वेट, ठीक है, और वास्टेड। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है ड्यूरिंग अर्ली इन्फेंसी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड्स एडिक्वेट न्यूट्रिशन। जो अर्ली इन्फेंसी होता है यानी जो अर्ली पोस्ट नेटल पीरियड्स होते हैं उसमें सबसे एक्सक्लूसिव पीरियड जो होता है वो है ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि न्यूट्रिएंट से सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट जो फीड होता है बच्चे का, जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं उनके बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं क्योंकि मदर मिल्क में हर तरह की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड प्रोटेक्ट्स द इन्फेंट फ्रॉम फर्दर अंडर नरिशमेंट। और जो मदर खुद फीड कराती है तो उसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शन का डर होता है एकदम ख़त्म हो जाता है, और इन्फेंट्स जो होते हैं उनको और भी अंडर नरिशमेंट मिल जाती है और अच्छे से नरिशमेंट मिल जाती है, जो भी कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। हाउएवर एट 3 to 5 months द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ सप्लीमेंटिंग द इन्फेंट विथ एनिमल मिल्क इंक्रीजेज मोरबिडिटी ड्यू टू इन्फेक्शंस लीडिंग टू अंडरवेट एंड स्टंटिंग। ठीक है, और 3 से 5 महीने के बाद जब कॉमन प्रैक्टिस हो जाता है सप्लीमेंटिंग का इन्फेंट को, तो एनिमल मिल्क जब देते हैं तो एनिमल मिल्क सबसे ज़्यादा मॉर्बिडिटी को बढ़ाता है। मॉर्बिडिटी क्या होता है? मॉर्बिडिटी मतलब रोगों की संख्या, यानी बेबी तो ऑलरेडी वीक रहता है चाइल्ड, और एनिमल मिल्क देने की वजह से वो मॉर्बिडिटी को और बढ़ा देता है। ठीक है, ड्यू टू इन्फेक्शन लीडिंग टू अंडर वेट एंड स्टंटिंग, और इस वजह से इन्फेक्शन होती है और स्टंटिंग हो जाती है, यानी फिजिकल और मेंटल डैमेज ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, सब्सिक्वेंटली फॉल्टी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिसेस स्टार्टिंग टू लेट यूजिंग टू लिटिल एंड वेरी लेस कैलोरीज डेंस फूड्स। ठीक है, अलॉन्ग विथ पुअर हाइजीन लीड्स टू फर्दर राइज इन रेट्स ऑफ अंडर वेट एंड स्टंटिंग। और जैसे सबसे बड़ी फॉल्ट क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कराते हैं, यानी मदर मिल्क के अलावा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कराएंगे, या जैसे कि बहुत देर से उन्हें फीड कराना, फिर टू लिटिल और वेरी लेस कैलोरीज, बहुत कम कैलोरीज़ वाले फूड उन्हें प्रोवाइड कराना। इससे क्या होता है और फिर अनहाइजीनिक चीज़ें, मतलब लिटिल बिट थोड़ी सी हाइजीनिक हो लेकिन ज़्यादातर अनहाइजीनिक चीज़ें उन्हें खिलाना पिलाना, इससे क्या होता है अंडर वेट की जो रेशियो है वो बढ़ जाती है और स्टंटिंग की भी रेशियो बढ़ जाती है। तो एक प्रॉपर मदर तभी कहलाएंगे जब आप अपने बच्चों को प्रॉपर डाइट दें, प्रॉपर फीड कराएं, और
जो हाइजीनिक है वो सबसे बड़ा अहम रोल है उन बच्चों के लिए जो स्टंटिंग से ग्रसित हैं या फिर वास्टिंग से ग्रसित हैं या फिर अंडरवेट से ग्रसित हैं। ये सब चीज़ों में हाईली कैलोरियस चीज़ें खिलाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस। नॉर्मल ग्रोथ कैन नॉट प्रोसीड without the right milieu of hormones in the body throughout childhood and adolescence। नॉर्मल ग्रोथ जो होता है वो प्रोसीड नहीं हो सकता है किसके बिना, मिलियन ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट। यानी चाइल्डहुड से लेके एडोलेसेंट तक की एज का जो ग्रोथ होता है वो पॉसिबल तभी होगा जब हार्मोन्स की जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट होल बॉडी में हो, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स और थायरोक्सिन रिजल्ट इन ड्वार्फिज्म। थायरोक्सिन ग्रोथ हार्मोन जो होता है अगर वो एब्सेंस है यानी मौजूद नहीं है तो उससे क्या होगा, ड्वार्फिज्म। बौने जो होते हैं ना वो ड्वार्फिज्म के ग्रसित होते हैं, उनके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन एब्सेंट होता है इस वजह से। अंडर स्कोरिंग द इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज फैक्टर्स इन प्रोमोटिंग ग्रोथ, ठीक है। और जो प्रोमोट करता है ग्रोथ को वो क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन्स, ठीक है। ड्यूरिंग एडोलेसेंट एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन हैव एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ स्पर्ट एंड फाइनल एडल्ट हाइट, ठीक है। एडोलेसेंट जो एज होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मतलब सबसे ज़्यादा क्या डिस्चार्ज होता है वो होता है ग्रोथ ऑफ होता है एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। एडोलेसेंट एज में सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स का होता है और ये सबसे महत्वपूर्ण है ग्रोथ के लिए ताकि ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सके, बढ़ा सके, जिससे एडल्ट की जो हाइट है वो भी बढ़ सके, ठीक है। सेक्स, द प्यूबर्टी ग्रोथ स्पर्ट ऑकर अर्ली इन गर्ल्स, ठीक है। जो प्यूबर्टल ग्रोथ होता है यानी जो एडोलेसेंट एज के बाद ग्रोथ स्टार्ट होता है गर्ल्स के अंदर यानी फीमेल गर्ल्स के अंदर, तो वो क्या होता है वो बॉयज़ के कंपैरिजन पहले हो जाता है। हाउएवर देयर मीन हाइट एंड वेट इन गर्ल्स आर यूजुअली लेस दैन दोज इन बॉयज़ ऑफ करस्पॉन्डिंग एजेस एट द टाइम ऑफ फुल मैच्योरिटी। लेकिन फुल मैच्योरिटी तक के एज तक बॉयज़ की जो हाइट है और वेट है वो गर्ल्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। न्यूट्रिशन, ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। जो ग्रोथ होता है चिल्ड्रन का वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन एनर्जी की वजह से होता है और अगर इस प्रोटीन एनर्जी को हम नहीं देंगे तो क्या होगा, एनीमिया होगा, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स हो जाएगी, स्टेट ऑफ रिटार्डेड हो जाएंगे। फिर कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन एंड विटामिन ए एंड विटामिन डी आर क्लोजली रिलेटेड टू डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, विटामिन ए एंड डी की कमी से होगा डिसऑर्डर ग्रोथ से रिलेटेड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ओवर ईटिंग एंड ओबेसिटी एक्सेलरेट सोमैटिक ग्रोथ। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खाने वालों को सोमैटिक ग्रोथ की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्शन। ये सारे हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस में आते हैं। इन्फेक्शन क्या है, इन लो रिसोर्सेज सेटिंग्स वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू पुअर चाइल्डहुड ग्रोथ इज़ इन्फेक्शन। सबसे ज़्यादा सबसे गरीब चाइल्डहुड ग्रोथ सबसे मतलब वाहियात जिसको बोलें चाइल्डहुड ग्रोथ जो होता है वो होता है इन्फेक्शन की वजह से। मतलब जिसको चाइल्डहुड में ही बचपन में ही कोई इन्फेक्शन हो जाए वो सबसे ज़्यादा, जैसे 100 में से 99% बच्चों को चाइल्डहुड ग्रोथ के वक्त इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। persistent or recurrent diarrhea and respiratory tract infection are common cause of growth impairment, ठीक है। और बार बार डायरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ये सब अगर होगा तो ग्रोथ के अंदर जो इम्पेयरमेंट होंगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सिस्टमिक इन्फेक्शंस एंड पैरासिटिक infestations may also retard the velocity of growth। ग्रोथ की वेलोसिटी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट क्या करता है, पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस और सिस्टमिक इन्फेक्शंस, ठीक है। यानी कोई पैरासाइट अगर आके होस्ट सेल बना ले तब, और सिस्टमिक इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। द रिस्क ऑफ स्टंटिंग एट 2 years of age is shown to increase with each episode of diarrhea and with each day of diarrhea before 2 years of age। सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है 2 साल तक के बच्चों का, क्योंकि अगर 2 साल तक के बच्चों को बार बार डायरिया हो
तो 2 ईयर ऑफ एज इज शोन, ठीक। तो डायरिया हो तो वो इंक्रीज़ कर देगा डायरिया के एपिसोड्स को, यानी हर 2 दिन बाद डायरिया होने लगेगा फिर। इट वॉज ऑल्सो शोन दैट द एट्रीब्यूटेबल रिस्क फॉर स्टंटिंग फॉर 5 और मोर एपिसोड्स ऑफ डायरिया बिफोर 24 मंथ ऑफ एज वॉज 25%। 24 महीने से कम के बच्चे, जैसे 2 साल के बच्चे हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा पाया गया है कि जो स्टंटिंग रिस्क है वो किस वजह से है, तो डायरिया की वजह से है, ठीक है। वो 2 साल के बाद आफ्टर 24 मंथ, और कितना परसेंट है, 25%, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा केमिकल एजेंट्स, जो कि इस पूरे पेज में नहीं दिया है, नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको पढ़ा देती हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो में अपलोड करूँगी तो उसमें आप चाहें तो देख लेना। केमिकल एजेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ androgenic hormones initial accelerated and the skeletal growth. However, androgen cause the epiphysis of bones to close premature, leading to early cessation of bone growth, ठीक है। जो केमिकल एजेंट्स होते हैं वो एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं, केमिकल एजेंट्स, वो एक्सेलरेट करते हैं स्केलेटल ग्रोथ को, ठीक है। स्केलेटल ग्रोथ में जो होता है ना, एंड्रोजन कॉज करता है एपीफाइसिस ऑफ बोन्स, ताकि जो बोन्स हों वो क्लोजली प्री मैच्योरली तक पहुंच सके, और अर्ली सीजेशन ऑफ बोन ग्रोथ, और इससे क्या होगा, जो बोन ग्रोथ होगी, अर्ली स्टेज ऑफ बोन ग्रोथ वो स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट है हमारा इस पोस्ट नेटल पीरियड का ट्रॉमा। ए फ्रैक्चर एट द एंड ऑफ ए बोन में डैमेज द ग्रोइंग epiphysis एंड दस हैम्पर स्केलेटल ग्रोथ। ट्रॉमा जो होता है ये सबसे ज़्यादा घातक होता है, ठीक है। इफ़ फ्रैक्चर एट द एंड ऑफ बोन में डैमेज द ग्रोइंग epiphysis, अगर किसी भी हड्डी के आखिरी में कोई डैमेज हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो वो सबसे ज़्यादा epiphysis को अफेक्ट करेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, हैम्पर स्केलेटल ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बजाना ना भूलें। थैंक यू।